मन करे पढ़ लीजिएगा, नहीं भी मन करेगा तब भी आप जब पूरी पॉलिटी पढ़ लोगे तो अपने आप ही उसकी समझ में आ जाएगी कि वो क्या बोलना चाहता है। कैबिनेट कमेटी वाला है, दो तरह की कमेटी होती है बेसिकली, एडॉक कमेटीज होती है जो कुछ समय के लिए बनाई जाती है। दूसरी कौन सी होती है? एक होती है स्टैच्यूटरी कमेटी जो हमेशा बनी रहती है। तो एडॉक कमेटी कुछ टाइम के लिए, जैसे लगती है ना किसी की नौकरी लगती है एडॉक में नहीं, अस्थायी रूप से लगा दी गई है ना, ऐसे जिसे हम लोग बोलते हैं कि अस्थायी है, बदल है उस तरीके से। तो दो तरह की कमेटी है, कुछ खास पढ़ने का है नहीं उसमें। जो चैप्टर हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है पार्लियामेंट। ये चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आई थिंक इसके बाद एक ही चैप्टर और आएगा, जो आगे के पूरे चैप्टर्स में जितने भी चैप्टर्स अंदर हैं आगे 50 के आसपास चैप्टर और बाकी होंगे, उन चैप्टर में सिर्फ एक ही चैप्टर और है पार्लियामेंट के अलावा, जो हमें ढंग से आना चाहिए। बाकी तो आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो फोकस करिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हाफ हो जाए आज के दिन में। काफी बड़ा चैप्टर, जिन लोगों ने पॉलिटी बुक से पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कितना बड़ा चैप्टर है ये। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले। मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, प्रेसिडेंट होता है। उसके अंदर हमने ये भी पढ़ लिया है कि लोकसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, राज्यसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, और प्रेसिडेंट का उसमें क्या रोल होता है। आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो देखते चलिएगा। द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव का मतलब ये होता है जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। एक मिनट जरा आप लोग रीडिंग करेगा, एक सेकेंड ना, टाइम लीजिएगा। वॉइस आ रही है मेरी? मेरी वॉइस आ रही है? सॉरी आपको वेट करना पड़ा। कुछ समझते हो गए आप लोग, कुछ कॉल है ना जो इग्नोर नहीं कर सकते, वो लोग कमी नहीं होते। ये वही लोग हैं, क्योंकि अगर इनको इग्नोर करेंगे ना 5 बार फिर फोन करेंगे, तो मैं एक ही बार में खत्म करता हूँ बीमारी। ठीक है, हो गया। अब आगे देखो, तो हमने जैसे अभी पढ़ा कि हम लोग जानते क्या है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट। ध्यान है ना, पार्ट 3 होते हैं, हाउसेस 2 होते हैं, है ना। ये डिफरेंस याद रखिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। पार्लियामेंट के पार्ट है 3, हाउस कितने हैं? 2 है। हाउस 3 मत करके आना उसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग रीडिंग करते हैं, फिर जहां पर भी हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप लोग मार्क करते चलेगा। द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव मीनिंग मैंने आपको बताया था कि वो ग्रुप जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, बेसिकली लॉ बनाता है कंट्री के लिए, है ना, उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन। It occupies a preeminent and central position in the Indian democratic political system due to adoption of the parliamentary form of government. अब ये बोलना चाह रहा है कि इसकी जो पोजीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पोजीशन है इसकी। इमिनेंट यानी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पार्लियामेंट है और हमारी कंट्री का जो सिस्टम है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये कुछ इस तरीके से है कि जिस पर पूरी की पूरी कंट्री डिपेंडेंट है, ये वही पार्ट है। तो ये सेंट्रल पार्ट हो गया हमारी कंट्री का, यानी मेन फोकस पॉइंट क्या है? पार्लियामेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री ने क्या अपनाया हुआ है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर ऐसा बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया हुआ है, तो इसका मीनिंग ये भी निकल के आता है कि कुछ और टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होते होंगे, और वो हम लोग जानते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, और भी इसके अलावा और 2-3 तरीके के बन सकते हैं जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉसिबल है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसी को एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। यूके से वेस्टमिनिस्टर? हाँ यूके, हाँ यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? अब आगे देखिए, यहां पर बेसिकली आर्टिकल जो डील करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो आर्टिकल है 79 to 122। और ये पहली बार आपने देखा होगा कि इतने ज्यादा आर्टिकल हम लोग एक साथ डील करेंगे। लगभग 40 आर्टिकल हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 41 42 के आसपास। तो 40 आर्टिकल्स हैं, तो डेफिनेटली चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि अभी तक हमने कहीं पर ही 40 आर्टिकल इतना डील नहीं किए। अगर थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने 1 to 5 किया था,
फिर ठीक है, फिर 5 6 7 मतलब 1 2 4 फिर 5 6 7, ठीक है, 8 9 11 12 और फिर 12 के बाद हमने कितना किया था 30 कितना फंडामेंटल राइट कितने कितने थे 35, ठीक है ना। हाँ, फिर हमने डीपीएसपीस किए थे 51 तक, 51A फिर फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फिर बाकी और चीजें, मतलब हमने 20-30 आर्टिकल तो किए हैं, लेकिन 40 आर्टिकल हम पहली बार डील करेंगे किसी एक ही चैप्टर के अंदर, और इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा। और जैसे बार बार बोल भी रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये पार्लियामेंट का। तो 79 से 122 आर्टिकल को ये कंटेन करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है ये। तो 5 में तो डेफिनेटली होगा, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले हमने पढ़ लिया इंडिया की बाउंड्रीज, इंडिया के एरिया के बारे में दिया हुआ था। सेकंड में हमने पढ़ लिया सिटीजनशिप के बारे में दिया था। थर्ड में हमने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लिया। फिर फोर्थ में हमने क्या किया डीपीएसपी। 4A में हमने क्या पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 4 का क्या आएगा 5th आएगा। देखो ये चीज रिकॉल भी करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना, तो जो लोग जहां पर भी मिस हो गए हैं वो यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ये पार्ट 5 में है। अब इसमें लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब हम सब कुछ पढ़ लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, कैसे इंडिया बन रहा है, क्या क्या तरीके हैं इनके, कंपोजिशन मतलब उसके अंदर कौन कौन से और पार्ट पॉसिबल हैं, ड्यूरेशन टर्म क्या क्या होती है, कितने लंबे टाइम तक चलती है कोई भी चीज, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट का, कैसे रूल बनाया जाता होगा, जो पार्लियामेंट में लोग हैं मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं उसे बोलते हैं प्रिविलेजेस, देन पावर्स क्या क्या है, और इसके अलावा बहुत सारी बातें जो पार्लियामेंट के अंदर होती है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आ गया है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में क्या क्या किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, फिर क्या क्या चीजें हैं बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि पार्ट कितने होते हैं 3 होते हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट, द हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट को बोलते हैं राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल को बोलते हैं लोकसभा। लिखा हुआ है इन 1954 द हिंदी नेम्स राज्यसभा, लोकसभा वर अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपल रेस्पेक्टिवली। और ये हमने 1954 में नाम अडॉप्ट किए हैं, जबकि हम लोग इंडिपेंडेंट कब हो गए थे 1947 में, और हमने ये अडॉप्ट कब किए 1954 में। मतलब लगभग 7 इयर्स तक हम लोग इनको क्या बोलते रह रहे थे, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल रहे थे, और इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ कॉमन्स, इस तरीके से हम इनके नाम बोल रहे थे। तो 7 सालों के बाद 1954 में हम लोगों ने इनके हिंदी नेम अडॉप्ट कर लिए। क्या नाम है उसका हिंदी नेम में, राज्यसभा एंड लोकसभा। आगे देखिए द राज्यसभा इज द अपर हाउस। अपर हाउस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है। ब्रिटेन में इसको बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्योंकि ये रिच लोग हुआ करते थे सोसाइटी के अपर क्लास। मैंने दे रहा था। ओके, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? नो सर, 3 पार्ट्स बस। सर आ रही है, मतलब सर आ रही है प्रॉपर, ठीक है। मतलब किसी एक जगह पे कहीं इश्यू होगा, मतलब यहाँ से मेरा ओके है। अगर कभी भी आपको वॉइस मिस हो जाती है तो आप नीचे मैसेज कर दो, क्योंकि या तो मैं लिख दूंगा ऊपर वेट मतलब मैं बोल नहीं रहा, तो जो मैंने वेट नहीं लिखा हुआ इट मीन मैं बोल रहा हूँ। अगर कुछ फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, मतलब मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको वॉइस नहीं आए तो आप नीचे मैसेज कर दीजिएगा कि सर वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अभी देखिए राज्यसभा का नाम है अपर हाउस, और ये सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स भी इसके दूसरे नेम है। सिमिलरली लोकसभा इज द लोअर हाउस, इसे फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं और पॉपुलर हाउस बोलते हैं। अब देखो फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस बोलने का मीनिंग ये है कि ये डायरेक्टली पब्लिक इसको चुन रही है। पब्लिक के अंदर पॉपुलरिटी से जो लोग चुनकर आए हैं ना उसे बोलते हैं लोकसभा। और पॉपुलर होने के कारण भी क्या है कि पब्लिक ने वोट दिया है इसको। राज्यसभा के लिए हम लोग जानते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए पब्लिक वोट नहीं करती है, और जब पब्लिक वोट नहीं कर रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग वोट कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली दूसरों से क्या है बेटर हैं, बड़े हैं, इसीलिए हम लोग उसको मान सकते हैं एल्डर्स हाउस बोलते हैं। या फिर ऐसे मान लीजिए कि ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन में इसको इस नाम से जानते थे। द फॉर्मर रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन while the latter represent the people of India as a whole। इसका मीनिंग क्या है कि जो राज्यसभा है ना
वो इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हर एक यूटी से, हर एक स्टेट से यहाँ पे कुछ मेंबर आते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? राज्यसभा। लेकिन जहां पे पब्लिक चुनती है लोगों को, लोगों के बीच में लोग चुनकर आते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, आगे देखिए। Though the President of India is not a member of either House of Parliament and does not sit in the Parliament to attend its meeting, he is an integral part of the Parliament. ये लाइन आप मार्क कर लीजिएगा कि प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, जबकि पीएम तो होता है। पीएम तो किसी हाउस का मेंबर होगा ही होगा, तभी पीएम बन पाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, लेकिन तब भी ये पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी रूल एक्ट नहीं बनेगा। मतलब रूल को एक्ट बनाने के लिए, पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको प्रेसिडेंट के साइन तो करवाने ही पड़ेंगे। इसीलिए ये मेन पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट बन गया किसका? पार्लियामेंट का। तो आगे लिखा हुआ भी है, दिस इज बिकॉज अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकेम लॉ without the president's assent. He also performs certain functions relating to the proceeding of the parliament. For example, he summon and prorogue both the house, dissolve the Lok Sabha, address both the houses, issues ordinance when they are not in session and so on. तो ऊपर वाली 3 लाइनें बताई दी आपको, ये इसका पार्ट होता है। लॉ तभी बनेगा जब ये अप्रूवल देगा। इसके अलावा ये कुछ और भी काम करते हैं। वो काम क्या है? पहली बात, मीटिंग्स बुलाना हाउसेस की। मतलब पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग कब कब होंगी वो डेट डिसाइड करना, उसे बोलते हैं समन। और मीटिंग कब खत्म करनी है वो डिसाइड करते हैं। इसके अलावा हाउस को डिसॉल्व करना, और हम लोग जानते हैं राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, दैट्स वाई राज्यसभा डिसॉल्व कभी नहीं होगा। डिसॉल्व जो हो रहा है वो है लोकसभा, तो लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर इसके पास होती है। इसके अलावा जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा या फिर लोकसभा के सेशंस नहीं चल रहे होंगे, उस केस में इसके पास क्या होता है? ऑर्डिनेंस लागू करने की पावर होती है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? जो हमने पहले पढ़ा है, ऑर्डिनेंस मतलब एक ऑर्डर जिसको पहले पास कर दिया जाता है, बाद में ये जब सेशंस में आएंगे लोकसभा और राज्यसभा, तब उसको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। एक तरीके से आदेश या लॉ जिसको प्रेसिडेंट इश्यू करता है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। In this respect, the framers of the Indian Constitution relied on the British pattern rather than the American pattern. Basically, हम लोगों ने ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो किया हुआ है as compared to American pattern. In Britain, the Parliament consists of the Crown, King और Queen. अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो मेन पार्ट है, जो हम जिसे बोल सकते हैं कि जो अप्रूवल देता है वो किंग या क्वीन है। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां पे एक बोला जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। ये अपर हाउस ही हमारा क्या है? राज्यसभा। एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स, ये हाउस ऑफ कॉमन्स हमारा क्या है? लोकसभा। बाय कॉन्ट्रास्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। और अमेरिका में हम लोग जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, हमारे यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट होगा। इन यूएसए द लेजिस्लेचर विच इज नोन एज द कांग्रेस, ये नाम ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे क्या है? कांग्रेस पार्टी बनी हुई है एक, तो हमको लगता है कांग्रेस यानी कोई पार्टी की बात हो रही है, नहीं। यूएसए में जो लेजिस्लेचर है उसका नाम क्या है? कांग्रेस। यानी यूएसए में हम लेजिस्लेचर को किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कंसिस्ट ऑफ द सीनेट, जिसे हम बोलेंगे अपर हाउस, एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे हम लोग बोल रहे होंगे लोअर हाउस। तो आपको ध्यान रखना है, सीनेट हो गया अपर हाउस, हमारे यहाँ पे अपर हाउस क्या है? राज्यसभा। और ऐसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इसे बोलते हैं लोअर हाउस, और हमारे यहाँ पे लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे देखिए। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फेसिस ऑन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। इसका मतलब ये होता है कि देखो हमारे यहाँ पे हालांकि नो डाउट लेजिस्लेटिव अपने आप में इंडिपेंडेंट है और एग्जीक्यूटिव अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहते हैं। कोऑर्डिनेशन में ऐसे इस तरीके से मान लीजिए आप कि एक रूल बनाने का काम करता है, लॉ बनाने का काम करता है, दूसरा उसको फॉलो करवाएगा। और कोई डिस्प्यूट होता है तो हम लोग जानते हैं कहाँ पे सॉल्व होगा? कोर्ट के अंदर होगा।
Hence, we have the president in parliament like the crown in parliament in Britain. इसीलिए हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर जो कंसिस्ट है, जो इंटीग्रल पार्ट है, वो क्या है? प्रेसिडेंट है। ये उसी तरीके से है जैसे कि ब्रिटेन में क्राउन यानी क्वीन या किंग वहां की पार्लियामेंट का पार्ट होता है। द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड lays stress on the separation of legislative and executive organs. Hence, the American president is not regarded as a constituent part of the Congress. तो इसमें बात ये वाली बोलना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो इंटरडिपेंडेंसी है, आपस में दोनों ही ऑर्गन एक दूसरे से डिपेंडेंट है, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे वो टोटली सेपरेट है, 100% सेपरेट है, प्रॉपर सेपरेशन है, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो वहां के कांग्रेस या फिर जिसको हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट, उसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट। कहां की पार्लियामेंट? यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो वहां की पार्लियामेंट का पार्ट कौन नहीं होगा? प्रेसिडेंट नहीं होगा। अगला है कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। तो ये कंपोजिशन मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, आज आप लोग ये रिटर्न फॉर्म में देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया बहुत बार आपको। अब देखिए आप, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, पहले बात कर रहे हैं हम लोग राज्यसभा की। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज फिक्स्ड 250। ये ध्यान रखना, ये क्या बात कर रहा है? मैक्सिमम, इतने हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतने हो ही। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। आउट ऑफ 238 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड यूटीज। अगर टोटल नंबर 250 है तो उस केस में 238 लोग जो होंगे ना, वो यूटी से आ रहे होंगे या फिर स्टेट से आ रहे होंगे। बचा कितना? 12 बचा। जो 12 बच गया वो क्या होंगे? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात की जाए, करंट में अगर बात की जाए, तो राज्यसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स है 245। ठीक है, 245 ऑफ दीज 229 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट, और स्टेट से कितने बिलोंग करते हैं? 229, और 4 मेंबर्स बिलोंग करते हैं यूटी से, और 12 मेंबर बिलोंग करते हैं नॉमिनेशन वाले पार्ट से, जहां पे प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट करता है। तो देखो यहाँ पे 245 मेंबर्स कुल मिला के, 245 में 229 स्टेट से, 4 यूटी से, और बचे कितने? सर, हाँ जी, मेरा बुक में अलग डेटा दिया है। एक बार आप बुक देख लो, नई वाली है पुरानी वाली है? ईयर 6th एडिशन है ना? 6 या 5th? 6th। तो 60 ये है। क्या दिया हुआ है आपके में नंबर, बताइए जरा। हाँ, 225 represent state and 8 members union territory and 12 are nominated. 225? Yes sir. ओके, और कितने हैं यूटी से? 8 और 12 नॉमिनेट होंगे। ओके, मेरी बुक में यही दिया है जो आप पढ़ा रहे हैं। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो बुक के बाद में जो बुक कह रहा है ना, वो 6th एडिशन रिवाइज एक एडिशन निकाला था, उसका बोल रहा है। ठीक है, वो मेरे पास भी है, मैंने देखा, दोनों के लेके देखता हूँ। जो 6th एडिशन है वो यही है। बिल्कुल, ठीक है। तो करना क्या है, बिल्कुल भी परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्या करना, आप PIB एक साइट है, PIB, ठीक है, पेज इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उस पे जाना, आपको करंट नंबर दिख जाएगा। ठीक है, ये मैं साइट बता दूंगा जो एग्जाम से पहले, यानी एग्जाम जब होगा ना, तो हमारा लास्ट मंथ में जो हमको पढ़ाई करनी है ना, उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको कि लास्ट मंथ में क्या पढ़ाई करनी है। तो इन नंबर्स के लिए बिल्कुल ही परेशान मत होइए आप कि नंबर किसमें क्या दिया हुआ है। ये नंबर हम लोग जो एंड महीना होगा हमारा, लास्ट वाला महीना, यानी लगभग 5 या 6 मई के बाद, ठीक है, जून में पेपर है हमारा, तो 5 और 6 मई को मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से हमको डेटा देखना है, क्योंकि अभी अगर देख भी लोगे चेंज हो सकता है दोबारा, तो इसीलिए मैं आपको लेटेस्ट उसी टाइम का डेटा बता दूंगा कि क्या कहाँ से क्या क्या देखना है। तो नंबर पे कंफ्यूज मत हो आप। हाँ ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, 225, 8 और 12 जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। बट अभी हम ये बुक कर लेते हैं, इस बुक में जो दिया हुआ है, नो डाउट चेंज होता है डेटा। क्यों चेंज हो रहा है आपको ही मालूम है। हुआ क्या है ना
तो जम्मू एंड कश्मीर जो था ना वो चेंज हुआ, ठीक है, लद्दाख यूटी बना दिया गया, इस वजह से कंपोजिशन चेंज हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, वो हम डील कर लेंगे, उसकी फिक्र मत करो। आप बेसिक ये समझो कि देखो नंबर चेंज हुआ होगा यूटी और पे चेंज होगा, जो नंबर चेंज नहीं है वो क्या नंबर चेंज नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर चेंज नहीं है, ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर चेंज नहीं है। तो हमारा मेन कंसर्न ये समझने पर होना चाहिए कि नॉमिनेटेड मेंबर कौन नॉमिनेट करता है, और दूसरी बात ये समझने वाली है कि यहाँ पे यूटी से भी मेंबर आते हैं, स्टेट से भी आते हैं और नॉमिनेट भी होते हैं, किसमें, राज्यसभा के अंदर, जबकि लोकसभा की बात हम लोग करेंगे तो वहां पे डिफरेंट चीज होगी, ठीक है। तो ये नंबर हमने समझ लिया। तो आगे देखिए, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और कौन से स्टेट से कितने मेंबर आएंगे, कौन सी यूटी से कितने मेंबर आएंगे, वो लिखा हुआ कहाँ है, फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। कुल मिला के हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें से फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कौन से हाउस मतलब राज्यसभा के अंदर कौन से स्टेट से कितने मेंबर आएंगे, ये लिखा हुआ है फोर्थ शेड्यूल में, ये आपको याद रखना है। अगली चीज देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, कि हर एक स्टेट से जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर आएंगे वो कैसे डिसाइड होगा, मतलब कुछ चीज कैसे की गई है, इंडिया में कैसे हो रही है, किसी दूसरी कंट्री में कैसे हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। The representatives of state in the Rajya Sabha are elected by the elected member of the state legislative assemblies. तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं किसके थ्रू, स्टेट में चुने गए लोगों के थ्रू। अब यहाँ पे समझ लो, RS यानी राज्यसभा, राज्यसभा में नंबर ऑफ मेंबर चुने जाएंगे वो कहाँ चुने जाएंगे, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से, जिसे हम लोग बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं, विधानसभा। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग अपने में से या फिर अपने से बाहर से कुछ लोगों को चुनकर कहां भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। यहाँ पे पब्लिक वोट नहीं करती है, ठीक है, कौन वोट नहीं करेगा, पब्लिक वोट नहीं करती है। कौन लोग वोट करते हैं, एक तरीके से मैं नॉर्मली बोला चाहूँ तो MLA लोग वोट करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई वाली। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये हमने नाम कहीं और ही पढ़ा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हमने समझा था, तो वहां पर भी क्या होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था, यहाँ भी वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वहां पर भी यही था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द सीट्स आर अलोकेटेड टू द स्टेट इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जो जितनी सीट्स जिस स्टेट की होंगी वो उस स्टेट या यूटी की पॉपुलेशन पे बेस्ड होती है। हेंस द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इसीलिए हर एक स्टेट से आने वाले मेंबर्स की संख्या राज्यसभा के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी लिस्ट भी नीचे दी हुई होगी, मैं लिस्ट दिखा दूंगा आप लोगों को। अगेन वो 2-3 चीज फ्लक्चुएट करेंगे क्योंकि टोटल नंबर चेंज हो रखा है नए वाले में, और रटना में है नहीं है ना, रटने वाली चीज भी नहीं है। Hence, the number of representatives varies from the state to state. For example, Uttar Pradesh has 31 members, while Tripura has 1 member only. ये बता दिया आपको रेंज। रेंज क्या है जो हमको याद रखनी है कि मिनिमम एक मेंबर होता है एक स्टेट से, और मैक्सिमम बात करें तो यूपी के अंदर 31 मेंबर्स हैं, और ये सबसे ज्यादा नंबर है। और इसी चीज हमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है। देखो इंडिया में घपला क्या हो गया, इंडिया में ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमने यहाँ पे राज्यसभा की सीटें डिसाइड कर दी हर स्टेट से आने वाले। त्रिपुरा जैसी स्टेट्स में एक ही मेंबर आ रहा है, जबकि यूपी जैसी स्टेट से 31 मेंबर्स आ रहे हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए के अंदर सभी स्टेट के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, नो क्राइटेरिया रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से फर्क ही नहीं पड़ता। वहां पे लगभग 50 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट से 2 मेंबर आएंगे। दोबारा सुन लो, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर आएंगे, तो कुल मिला के कितने मेंबर हो गए, 100, ठीक है। समझिए, इंडिया में नंबर ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिसाइड होते हैं, जबकि अमेरिका में नंबर ऑफ
मेंबर्स फिक्स्ड है, हर स्टेट से 2 मेंबर, 50 स्टेट्स 2 मेंबर, तो कितनी स्टेट कुल मिला कितने हो गए 100, बस फिक्स खत्म। अब यहाँ पर एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, कभी अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे तो बोलेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं इस तरीके से कि देखो हमारी कंट्री किस चीज पे काम कर रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर, जबकि हमने सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की हुई है। इसका मतलब जो स्टेट अपने यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा तो वहां तो राज्यसभा की सीटें हमेशा कम रहेंगी, और जिसकी राज्यसभा में सीटें कम रहेंगी उसका मतलब ये भी निकल के आता है कि उसकी पकड़ या फिर उसकी वैल्यू पार्लियामेंट में कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर कम तो उसकी सुनवाई कम। होता है कि नहीं होता है? यस या नो? यस सर। और Yes, sir. फिर गवर्नमेंट ये बोलती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, तो स्टेट्स पॉपुलेशन पे कंट्रोल क्यों करेंगे जब उनको लॉस होगा इस चीज से? क्योंकि अगर उनकी स्टेट की वैल्यू ही कम हो रही है तो उनकी सुनवाई कम होगी, तो वो चाहेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, जिससे हमारे मेंबर बढ़ेंगे तो वो यहाँ पे अपनी मतलब बात रख पाएंगे, उस स्टेट को फायदा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्लिच है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचा जा रहा है, और इसीलिए आपको मालूम भी होगा नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, और जब वो बनकर तैयार हो जाएगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मेंबर्स की क्वांटिटी भी चेंज की जाएगी, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, उसीलिए वो बड़ा बनाया जा रहा है हाउस। आपको मालूम ही होगा ना बन रहा है कि नहीं बन रहा है पार्लियामेंट हाउस? पेपर पढ़ते हो? पढ़ा करो, नया हाउस बन रहा है। यस सर, बन रहा है, नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है। हाँ, ऐसा क्या है ना 2-3 सालों में दिल्ली घूम जाया करो एक बार, जिससे आपको मालूम पड़ जाए दिल्ली में क्या क्या चेंज हो गया। सर 900 2026 तक शायद 900 या फिर 800 सीट्स का, नहीं 1000 ना शायद सर। हाँ, सीट्स का वो प्रावधान है कि करेंगे। बिल्कुल, वो सब कुछ चेंजेस आएंगे। और वैसे भी है ना दिल्ली में है ना इंडिया गेट के आसपास घूम जाया करो 1-2 साल में एक बार, पैदल पूरे दिन भर की छुट्टी लेके आओ, 2 दिन की, एक दिन आराम करो और अगले दिन पूरे दिल्ली घूम के जाओ, तो मालूम चलेगा देश में क्या क्या बदल गया। चलिए आगे देखिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर वाला कि कितने नंबर ऑफ मेंबर कहां से आएंगे। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अगेन इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, मतलब पब्लिक वोट नहीं करेगी। इसके लिए अलग से इलेक्टोरल कॉलेज होता है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस, और जो इसी के लिए बनाया जाता है। This election is also held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Out of the 9 UTs, यानी Union Territories, only 3, Delhi, Pondicherry and Jammu and Kashmir, have representation in Rajya Sabha. अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही UTs को वहां पे काउंट किया जाता है। कौन कौन सी है? दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब जो दिक्कत है वो है जे एंड के को लेके, ठीक है, इसी की वजह से नंबर चेंज हो जाता है, बाकी तो दोनों फिक्स है। कौन कौन सी? दिल्ली एंड पौंडीचेरी। आगे देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अदर 6 UTs आर टू स्मॉल टू हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा। तो ये बोलना चाह रहे हैं बाकी जो 6 यूटी बच गई ना, उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है ना कि हम उसमें से मेंबर चूज कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि अगर हमने वहां पे क्राइटेरिया चेंज कर दिया तो फिर बाकी जगहों में सब जगह क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, और उस वजह से फिर नंबर तो भैया अलग ही तरह से बढ़ जाएगा। इसी वजह से हम लोग वहां से कोई भी मेंबर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन काफी कम है। 2 तरह के मेंबर हो गए। थर्ड टाइप का जो मेंबर था वो था नॉमिनेटेड मेंबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, क्योंकि ये कुछ चर्चित चेहरे होते हैं जो हमारे नोन है, वो वहां पे मेंबर बनते हैं, तो उस केस में वैल्यू बढ़ जाती है। तो देखिए, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर टू द राज्यसभा फ्रॉम पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। ये याद रखना है, रट्टा मार लेना इस चीज का। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ आएगा, स्टेटमेंट में लिखा हुआ ये आएगा कि मतलब मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ आपको। पहले तो स्टेटमेंट में ऐसे लिखा हुआ आता है कि राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन के लिए इन फील्ड्स में से, ये फील्ड लिख देगा और उसमें से एक आध फील्ड बढ़ा या घटा देगा, वो पूछेगा कि इस फील्ड से वो पर्सन होना चाहिए। तो आपको ये फील्ड याद होना चाहिए
कौन कौन सा है? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो फिर जैसे कि सिर्फ इन्हीं फील्ड से नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपको मालूम होगा कि राज्यसभा में मेंबर है, रेखा भी बनाई गई थी मेंबर कुछ टाइम के लिए, अभी भी है कि नहीं है रेखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अभी भी है सर। ठीक है। सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर भी। विजय माल्या को भी बनाया गया, जो भाग गए हैं इंडिया छोड़ के। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेटर थे, कैसे बनाया, कौन से बेसिस पे बनाया? जबकि इसमें ऑप्शन तो ये है ना, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। स्पोर्ट्स तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर कैसे, किस फील्ड से इनको नॉमिनेट किया गया होगा? सर समाज सेवी होंगे। समाज सेवी किसको सर? किसको? सचिन तेंदुलकर को। सर उनको सर किस चीज के लिए? बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, स्पेशल नॉलेज। सर सोशल सर्विस ही होना चाहिए सर तब, या फिर स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज किसमें? अरे स्पेशल नॉलेज सब्जेक्ट, अरे स्पेशल नॉलेज टॉपिक नहीं है वो, स्पेशल नॉलेज बता रहा है इन फील्ड में, स्पेशल नॉलेज इन फील्ड में होनी चाहिए। ठीक है ना, स्पेशल वो है स्पेशल। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट। ठीक है ना। अब इसको आप देखना, बताना मेरे को। तो आपको 3 नाम ढूंढने हैं। पहला तो रेखा, रेखा को क्योंकि रेखा तो मालूम पड़ रहा होगा आप लोगों को किस फील्ड से गई होगी, किस फील्ड से गई होगी रेखा? आर्ट से, है ना, आर्ट, क्योंकि ये एक्टिंग करना एक आर्ट होती है। तो सचिन तेंदुलकर का आपको देखना है, बताइएगा मेरे को आप कि कौन से फील्ड से, और प्लस वो भारत रत्न भी है, इसलिए हमको ज्यादा ध्यान देना है उनके ऊपर। भारत रत्न भी है और साइंस, सॉरी साइंस भी है सर सचिन तेंदुलकर का। साइंस से? अरे यार कैसे? हाँ सर, ये क्रिकेट में सर साइंस भी है। क्रिकेट में साइंस भी है? हाँ, अच्छा, इक्वेशन करके तो सर कोई चौका या छक्का या डिफेंस सर करेगा ना, ऐसा एंगल लगा के। अच्छा अच्छा। फिजिक्स तो थोड़ा सा बताते हैं। सर स्पीड के साथ सर कितने बॉल पड़ेगी और सर कितना टप्पक आएगी, सर इसमें फिजिक्स लगता है। सही है, ये तो बहुत सही बताया है। मैंने समझा, आज तक सोचा नहीं था इस फील्ड में कभी भी, तो इस बारे में नहीं सोचा था कभी भी। सर ऐसे क्या सर? मतलब अच्छी बात है, एक नया प्रोस्पेक्टिव मिला हम लोगों को। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी अच्छी बात है ना। ठीक है, कोई नहीं, तब भी सोचना आप लोग, बाकी लोग है ना। इनका तो बड़ा अच्छा है, मतलब बिल्कुल न्यू है, लेकिन अच्छी बात है। बाकी लोग सोचेंगे ना कि किस फील्ड से ये लोग गए होंगे। और डेफिनेटली ना, साइंस तो नहीं है ना, बस इतना मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को। सोशल सर्विस ही होगा। हाँ ठीक है, तब भी थोड़ा अपने ढूंढ लेना इस बार, थोड़ा कोई 2-4 चीजें मालूम ही पड़ जाएंगी ना आपको, और थोड़ा देखोगे तो कहीं पे आगे देखो, बता दूंगा, अगली क्लास बता दूंगा आपको, वैसे मेरे को मालूम है अभी भी, लेकिन अगली क्लास बता दूंगा। आगे देखिए, द रेशनल बिहाइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन इज टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन अ प्लेस इन द राज्यसभा विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। इस पूरी चीज का मोटिव ये है कि हम लोग जो कुछ बेहतरीन लोग हैं, एमिनेंट यानी विशेष लोग, उन लोगों को राज्यसभा में मौका दें। क्योंकि देखो, अगर कोई भी पर्सन इतना कुछ कर चुका है तो उसके पास डेफिनेटली कुछ नॉलेज तो होगी। अगर वो नॉलेज देश के काम आ पाए, और कुछ ना कुछ मान लो 5-6 साल के लिए बैठेगा बंदा, तो कुछ ना कुछ तो एक अच्छा काम करेगा पार्लियामेंट के अंदर, तो उससे जो बेनिफिट मिलेगा ना, उसके लिए हम लोगों ने इनको नॉमिनेट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इट शुड बी नोटेड हियर दैट द अमेरिकन सीनेट हैज नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका का जो सीनेट है ना, वहां पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता। सीनेट मैंने ध्यान रखना, अपर हाउस, और लोअर हाउस क्या बोलते हैं वहां पे? कांग्रेस। तो सीनेट में वहां पे क्या थे? सिंपल सा है, 50 स्टेट, 2 मेंबर हर स्टेट से, बस हो गए खत्म, कोई भी अलग तरीके से प्रोसीजर नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारी कंट्री में है। अगला है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। अगेन वही, पहला मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ में भी पॉसिबिलिटी क्या है? 552 आउट ऑफ 530 मेंबर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट
20 मेंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड। किस फील्ड से होंगे वो, कहां से बिलोंग करते होंगे, वो होंगे एंग्लो इंडियंस। और एंग्लो इंडियन का मीनिंग ये होता है कि ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हो जहां पे इंग्लिश बोली जाती हो या फिर इंग्लिश उनकी मेन लैंग्वेज हो, प्लस उसका इंडियन कनेक्शन भी होना चाहिए ना। एट प्रेजेंट लोकसभा, अभी करंट की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। आउट ऑफ 530 मेंबर रिप्रेजेंट द स्टेट, 13 मेंबर यूनियन टेरिटरीज, 2 एंग्लो इंडियंस। अगेन हो सकता है कि आपके पास जो नंबर हो वो डिफरेंट हो, है ना, किसी बुक में यस सर। चेंज दिया गया होगा। हाँ इंडियन की अभी भी है लोकसभा में? सॉरी, एंग्लो इंडियन अभी भी है, हाँ अभी भी है। अब अगली बार से खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तो है। अभी भी है, माने जॉर्ज बेकर नाम का तो एक है हाँ एंग्लो बिल्कुल, इंडियन। अभी है, अभी है, अगली बार से चेंज हो जाएगा, अभी तो है। हाँ ठीक है, अगला देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। अगेन वही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही है। जो भी 18 प्लस होते हैं वो लोग वोट करते हैं और उनसे लोग चुने जाते हैं, वहां से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे स्टेट के अंदर। तो देखिए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड by the people from the territorial constituencies in the state. The election is based on the principle of universal adult franchise. Universal adult franchise का मीनिंग ये निकलता है कि जिसकी भी एज 18 प्लस है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो या कुछ भी हो, वो वोट कर सकता है। तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और ये हमारी कंट्री का यूनिक कंडीशन है कि हमने हर किसी को पहले दिन से ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया हुआ है। Every Indian citizen who is above 18 years of age who is not, okay, काफी लेट भी आ रहे हैं लोग, आगे देखिए 18 years of age and who is not disqualified under the provision of the constitution or any law is eligible to vote at such elections। मतलब जो किसी भी तरीके से इनएलिजिबल, मतलब एक तरीके से उसे एलिजिबिलिटी से बाहर ना किया गया हो, वो सभी लोग यहाँ पर वोट कर सकते हैं। हालांकि पहले मतलब 1988 से पहले इंडिया में वोटिंग करने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया था वो था 21 ईयर, तो 21 साल। ये मार्क याद कर लेना आप लोग कि 1988 से पहले जो उम्र थी वोटिंग करने की वो 21 साल थी, लेकिन द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 years बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसके बाद से जो एज कर दी गई, कितनी कर दी गई है, 18 ईयर्स। आगे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्यूटीज। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। बेसिकली ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि कौन से यूटीज में से कितने नंबर ऑफ मेंबर्स लेने हैं। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट। मतलब कितने मेंबर लेने हैं उसको बार बार क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। सबसे पहली बार 1965 में बना था, by which the member of Lok Sabha from the union territories are also chosen by direct elections। तो समझने वाली बात यह है, लोकसभा में सभी के सभी मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और 2 लोगों को छोड़कर, जबकि राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता ही नहीं है। फिर आ गया नॉमिनेट मेंबर्स। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी if the community is not adequately represented in the Lok Sabha। बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि अगर लोकसभा में इंग्लिश बोलने के लोग हैं नहीं तो हमें करना चाहिए। अब आज के टाइम में वाला बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से 1-2 नाम तो बहुत फेमस है, जैसे आपने नाम सुना होगा शशि थरूर का, है ना, बेहतरीन इंग्लिश अपनी कंट्री में है, किसी भी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उस केस के अंदर। Originally this provision was to operate till 1960 but has been extended till 2020 by the 95th Amendment Act 2009। कहने वाली बात ये है, स्टार्टिंग में ये सोचा गया था कि 2 मेंबर सिर्फ और सिर्फ 1960 तक ही रखेंगे, लेकिन बाद में इसको 2020 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। इसका मीनिंग ये है कि करंट में अभी तो है, लेकिन नेक्स्ट जो आने वाली होगी उसमें नहीं होंगे। अगला है सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा, कि किस तरीके से इलेक्शंस होते होंगे। देखिए द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा आर एज फॉलोज। पहला है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि पूरी की पूरी कंट्री को हमने कुछ टेरिटोरियल, कुछ एरिया में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन दिस रेस्पेक्ट
द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द फॉलोइंग टू प्रोविजंस, कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, उसके लिए दो प्रोविजन है। पहला, each state is allotted a number of seats in the Lok Sabha in such a manner that the ratio between that number and its population, again population का क्राइटेरिया बनाया गया है ना, ध्यान रखिएगा आप ये चीज, in the same for all states. This provision does not apply to a state having a population less than 6 million. 6 million मतलब, हाँ जी, 6 million means 60 lakh. 60 लाख, ठीक है, 60 लाख। अगर 60 लाख से कम पॉपुलेशन कहीं पर है तो वहां पे ये चीज क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा, लेकिन उससे ऊपर पॉपुलेशन है तो वहां पर ये क्राइटेरिया इंप्लीमेंट होता है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि अभी भी हमने क्या लिया हुआ है, क्राइटेरिया पॉपुलेशन ही लिया हुआ है। Each state is divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency and number of seats allotted to it is the same throughout the state. इसका मीनिंग ये होता है कि जो रेशियो है पॉपुलेशन का वो डिवाइड उस तरीके से डिसाइड करते हैं। मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि 60 लाख पर एक सीट, तो उसी हिसाब से वो डिवाइड कर लेंगे कि किसी स्टेट में कितनी सीट होनी चाहिए। और अगेन यहाँ पर भी यूपी के पास सबसे ज्यादा सीट्स होंगी, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इन ब्रीफ, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टू रेस्पेक्ट्स। वो तब भी कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि दो फील्ड में तो हम यूनिफॉर्मिटी रखेंगे। वो कौन से फील्ड हैं? बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सेम स्टेट। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक यूनिफॉर्मिटी होगी और एक ही स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी ना, उसमें भी क्या मिलेगी आपको? यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन इज ascertained at the preceding census of which the relevant figure has been published। और यहाँ पे पॉपुलेशन का मीनिंग ये है कि जो भी रिसेंट सेंसस हुआ है, जनगणना हुई है, उसके आधार पर वो देखेंगे कि वहां पे पॉपुलेशन कितनी है और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना है। अगला है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। और जब भी सेंसस होता है उसके बाद इसको रिकैलकुलेट किया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन पे कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। आफ्टर एवरी सेंसस, तो आपको ध्यान होगा हर सेंसस 10 साल के बाद होता है। रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन एलोकेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा द स्टेट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कहने वाली बात यह है कि हर पॉपुलेशन के बाद, जो सेंसस के बाद, जनगणना के बाद, स्टेट को कितनी सीट मिलेगी ये डिसाइड किया जाता है और स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन किस तरीके से होगा ये भी डिफाइन या फिर सोचा जाता है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड द मैनर इन विच इट इज टू बी मेड। और ये सारी चीज कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। किसी के पास सारी पावर है, यही डिसाइड करता है किसको कितनी सीट देनी है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। और पार्लियामेंट ने ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए एक कमीशन बना दिया, उसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन। और ये अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के रिकमेंडेशन लेके आया। सबसे पहले 1952 में, फिर 62 में, 72, फिर 2002। अगर आप शुरुआत में देखोगे 10 साल के बाद बनाया गया था। जब भी सेंसस होता था, सेंसस जस्ट बाद में ये बन रहा था, लेकिन बाद में कुछ डिफरेंस आए और फिर बनाया गया 2002 में। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 फ्रोज द अलोकेशन ऑफ सीट्स। लेकिन 1976 में सीट्स का अलोकेशन रोक दिया गया। मतलब अब ये बोला गया कि नहीं, अब पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। और पीछे मोटिव यही था कि कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी और ये चीज उस मोटिव को डिफेम कर रही थी जो हम लोग बोल रहे थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में सीट्स की ग्रोथ की वजह से वो स्टेट्स पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने को राजी थे ही नहीं। जबकि कुछ स्टेट जैसे केरला ऐसी स्टेट थे वो अपने यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन था लगातार डाउन जा रहा था। दैट्स व्हाई 1976 में चीज रोक दी गई। In the Lok Sabha to the state and the division of each state into territorial constituencies till the year 2000। कब तक? 2000 तक के लिए। At the 1971 लेवल बोल जाएगा कि 1971 वाला ही काउंट किया जाएगा, पुराना ही वाला।
This ban on readjustment was extended for another 25 years. अब 2000 के बाद आगे दोबारा से 25 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया, यानी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, यानी बात हो गई 2000, मतलब ऐसे जोड़ोगे 2026 आ रहा है इसमें, और बोला गया कि अगला हम लोग सेट रेंज आपको करेंगे 2026 में, और इसीलिए जिस दिन 2026 वाली डेट आएगी या तो दोबारा से इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं तो अगर आप सीट बढ़ाते हो तो बैठने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और बैठने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा तो इसलिए बड़ा पार्लियामेंट हाउस चाहिए, इसलिए बड़ा पार्लियामेंट हाउस बनाया जा रहा है। By the 84 Amendment Act 2001 with the same objective of encouraging population limiting measures, तो ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि पॉपुलेशन पर लिमिटेशन लगाई जाए जैसे कि पॉपुलेशन थोड़ी कम हो। The 84th Amendment Act 2001 also empowered the government to undertake readjustment and rationalization of territorial constituencies in the state on the basis of the population figure of 1991 census. अभी तक जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग 1971 वाला फॉलो कर रहे हैं। अब आगे ये बोला जा रहा है कि आगे जब आएगा तो हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, 1991 वाला सेंसस फॉलो करना चाहिए। Later, the 87th Amendment Act of 2003 provided for the limitation of constitution on the basis of 2001 census, not 1991। दोबारा से एक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ और दोबारा बोला जा रहा है कि 2001 की पॉपुलेशन को बेसिक बनाना चाहिए। However, this can be done without altering the number of seats allotted to each state in the Lok Sabha। अब ये बोला जा रहा है कि ये सब कुछ ऐसे कुछ किया जाएगा जिससे हम किसी भी स्टेट की सीट्स के नंबर को चेंज ना करें बट अलोकेशन कर दें। मतलब ये कुछ ऐसे कि सीट उतनी ही रहे बट वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा देंगे कि इतनी बार अब एक सीट होगी, लेकिन अभी फ्यूचर में आप ये भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए क्योंकि बड़ा पार्लियामेंट हाउस बनाया जा रहा है और उसके पीछे मोटिव भी यही है बड़ा पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए कि जब नंबर बढ़ेगा तो वो लोग कहाँ बैठेंगे। तो इसका मतलब ये कि डेफिनेट नंबर बढ़ने वाला है। अगला है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ऑफ फॉर एससी एंड एसटीज। यहाँ पर भी एससी और एसटी मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो सोसाइटी के पीछे रह गए हैं उनकी नंबर ऑफ सीट्स को रिजर्व रखा गया है। और आप लोग जानते हो बी आर अम्बेडकर जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी इनको सीट रिजर्व करवाने के लिए, तो वही है। तो इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई है, तो कितनी सीट्स रिजर्व है वो समझेंगे हम लोग। सीट रिजर्व होने का मतलब ये होता है कि उन सीट से सिर्फ और सिर्फ कोई एससी या एसटी वाला इंसान ही इलेक्शन जीत सकता है। कहने वाली बात यह है कि अगर कोई सीट एसटी के लिए रिजर्व है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसटी का कैंडिडेट इलेक्शन फाइट कर पाएगा, और जब एसटी का कैंडिडेट इलेक्शन फाइट करेगा तो डेफिनेटली वही इलेक्शन जीतेगा भी। इसका मीनिंग वहां पे अगर कास्ट के लोगों को परमिशन नहीं होगी इलेक्शन फाइट करने की। देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। Though the Constitution has abandoned the system of communal representation, it provides for the reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in the Lok Sabha on the basis of population ratio। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि जितना पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का उस बेसिस पर ही यहाँ पे इनकी सीट डिसाइड की गई है। ओरिजिनली दिस रिजर्वेशन वाज टू ऑपरेट फॉर 10 years। इनिशियली ये 10 सालों के लिए दिया गया था रिजर्वेशन, लेकिन बाद में लगातार बढ़ाते गए 10 साल। अंडर द 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 द रिजर्वेशन इज लास्ट अंटिल 2020। लेकिन ऐसा है कि खत्म होगा नहीं, बोला जा रहा है कि खत्म कर देंगे बट देखो होता है कि नहीं होता है। दो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट एनी सेपरेट इलेक्टोरेट। कहने वाली बात यह है, देखो सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी में कॉन्फ्लिक्ट था कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बी आर अम्बेडकर बोल रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मिलना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है एसटी और एससी के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए एसटी वाला और एससी के लिए एससी वाला वोट करेगा, जबकि गांधी जी ने बोला नहीं, ये बात तो गलत है। तो हमारे यहाँ पे होता क्या है, कैंडिडेट भले ही एससी और एसटी वाला इलेक्शन फाइट करेगा लेकिन वोट सभी लोग करते हैं उसको। इसीलिए यहाँ पे क्या है, विदाउट सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है। सेपरेट कब होता जब एसटी को सिर्फ एसटी वाले लोग वोट करते
और SC को SC वाले लोग वोट करते हैं। A member of scheduled caste and scheduled tribe is also not debarred from contesting, मतलब कॉन्टेस्ट करने से रोक नहीं सकते इनको हम लोग, जनरल सीट पर भी ये लोग फाइट कर सकते हैं। कहने वाली बात यह है कि रिजर्व सीट पे तो है ही है, इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल सीट है, मान लो 5 अलग अलग पार्टियों से अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, तो उस पर कोई SC ST वाला भी इलेक्शन फाइट कर सकता है, रोक टोक नहीं है, रोका नहीं गया उसको बाकी सीटों से लड़ने के लिए, ठीक है, मतलब बाकी सीटों से वो इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। अगला है द 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 प्रोवाइड्स फॉर refixing of the reserved seat on the basis of the population figure of 1991 census as applied for rationalization of the general seats. Later, the 87th Amendment Act 2003 provide for the refixing of the reservation seats on the basis of 2001 census, not 1991 census. नहीं, कुल मिला के दो अप्लाई की बात याद रखनी है कि चाहे रिजर्वेशन हो चाहे नॉर्मल हो, जो सेंसस किया जाएगा, जो जनगणना की जाएगी, वो 2001 के बेसिस पर होगी, ना कि 1991 के बेसिस पर। बस ठीक है, ये कौन सा एक्ट बता रहा है हमको? 2003 का एक्ट बता रहा है, जिसको हम लोगों ने 87th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है। 87 अमेंडमेंट मतलब 87वां संशोधन अधिनियम। अगला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। बस कौन जीत गया? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, भले ही किसी बंदे को एक ही वोट मिला हो, बाकी को एक भी नहीं मिला, तो जिसको एक वोट मिला वो जीत गया। ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब होता है जिसने सबसे पहले खंबा छू लिया। ठीक है, हिंदी में तो मीनिंग क्या होता है? जिसने सबसे पहले खंबा छू लिया। इसका मीनिंग हम यहाँ पे समझेंगे कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। देखिए, दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द केस ऑफ राज्यसभा, इट हैज नॉट प्रिफर्ड द सेम सिस्टम इन द केस ऑफ लोकसभा। Instead, it has adopted the system of territorial representation, first past the post system, for the election of member of Lok Sabha. ठीक है, अल्टीमेटली जो भी ग्रुप या फिर जो भी इंसान या फिर जो भी पार्टी जितना रिक्वायर्ड नंबर है जो पहले अचीव कर लेगा वो इंसान यहाँ पे जीत जाएगा। आगे देखो, यहां तक सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे देखिए, अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट अ ज्योग्राफिकल एरिया नॉन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक एरिया जहां से एक कैंडिडेट चुना जाता है उसे बोलते हैं टेरिटोरियल एरिया। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। हेंस such a constituency is known as single member constituency। और इसीलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही इंसान चुना जाएगा। इन दिस सिस्टम a candidate who secure majority of votes is declared elected। और इसलिए जिसको भी सबसे वोट मिल जाते हैं उसी को क्या कर दिया जाता है? इलेक्ट कर दिया जाता है। This simple majority system of representation does not represent the whole electorate। The simple majority का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ 50% की बात कर रहे हैं। ठीक है, 50% मेजोरिटी जो होती है जिसने भी अचीव कर ली वो जीत गया। ठीक है, 50% मेजोरिटी जिसने भी अचीव कर ली वो जीत गया। इसका मीनिंग ही ये निकल के आता है कि 50% का मतलब ये है कि वो उसने 100% तो नहीं अडॉप्ट किया, मतलब 100% तो उसके सपोर्ट में नहीं है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो इंसान जीता है उसे हर कोई पसंद करता है। नहीं, हम ये समझेंगे कि जो इंसान जीता है उसको मेजोरिटी सपोर्ट करती है। ठीक है, मेजोरिटी, ना कि हर कोई। इन अदर वर्ड्स, इट डज नॉट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज। इसका मतलब हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसको सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी पसंद करती है, माइनॉरिटी वाले लोग पसंद नहीं करते हैं वो जीता है, क्योंकि उसको सिर्फ 51% वोट तो मिले हैं। बाकी जो 49% के जो लोग हैं वो तो उसके लिए नाराज है, उसके अगेंस्ट है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, माइनॉरिटी वाले नहीं। और दूसरी बात ये भी कि वो हर किसी का एक तरीके से चाहता नहीं है, हमें हर किसी को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा नहीं है। तो रिप्रेजेंट तो करेगा, मतलब हर किसी की पसंद नहीं है वो। The system of proportional representation aimed at removing the defect of territorial representation
और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसी चीज को दूर करता है। अंडर द सिस्टम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर नंबर। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी होता है, जैसे मान लो कि एक कंट्री में मान लो 10 सीटें हैं, मतलब एक स्टेट में 10 सीटें हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन मान लो 100 की है। तो इसमें होगा क्या, मान लीजिए कि 50 लोग हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के, 50 लोग क्या है जनरल कैटेगरी के, तो इनको 5 सीट मिल जाएगी। मान लो 20 लोग हैं एसटी के, तो एसटी के लोगों को 2 सीट मिल जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए 2 सीट हैं ओबीसी, 20 लोग हैं ओबीसी के, तो 2 सीटें मिल जाएंगी ओबीसी के लोगों को। और मान लीजिए कि 10 लोग हैं एससी के, तो 1 सीट मिल जाएगी एससी के लोगों को। तो इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जितनी पॉपुलेशन थी उसके साथ सीट बांट दी गई। इसमें होता क्या है, इसमें ये बेनिफिट होता है कि देखो हर ग्रुप को, चाहे माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, हर किसी को मौका मिल गया, सभी लोग सेटिस्फाइड है बराबर बराबर अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। समझ में आ रही है? जबकि जो ऊपर वाला सिस्टम है उसमें ये वाला फॉलो नहीं होता है। उसमें सिर्फ ये होता है कि भाई देखो अगर 50 सीट जनरल की है तो हर बार यही लोग जीत जाएंगे, बाकी लोगों में से किसी ने भी वोट दे दिया तो हर बार कौन लोग जीत जाएंगे, जनरल वाले ही जीत जाएंगे। ये डिफरेंस होता है नॉर्मल में और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये मान लीजिए कि हर किसी को बराबर बराबर मौका मिलेगा। There are 2 kinds of proportional representation, namely single transferable vote system and list system. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में मतलब एक वोट दिया जाएगा और लिस्ट सिस्टम में पूरी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। कैसे बनती है, क्या होता है, देखिए। In India, the first kind is adopted for the election of members to the Rajya Sabha. फर्स्ट टाइप यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम लागू होता है यहाँ पे राज्यसभा के अंदर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने इन सभी जगहों में पढ़ा था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहाँ में ले रहे थे हम लोग, कहाँ पे, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, प्रेसिडेंट के लिए एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और हमने ये पढ़ भी लिया है, प्रेसिडेंट वाला ही पढ़ लिया है और वाइस प्रेसिडेंट वाला भी पढ़ लिया है। वहां पर भी हमने दोनों बार मैंने हाईलाइट भी किया था आपको। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैंने बोला कि ध्यान रखना है, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। आगे देखिए, दो some member of the constituent assembly had advocated a system of proportional representation for the election of members of Lok Sabha। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि लोकसभा के अंदर भी क्या कर दिया जाना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन काउंट होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही सीटों को चुना जाना चाहिए, लोगों को चुना जाना चाहिए। The constitution has not adopted a system of due to two reasons, यानी हमारे जो फ्रेमर्स थे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने सिस्टम क्यों अडॉप्ट नहीं किया, उसके 2 कारण। पहला कि देखो लोगों को नॉलेज ही नहीं थी कि सिंपल ट्रांसफरेबल वोट कैसे होता है, वो एक वोट देने में दिक्कत आती है, तो लिस्ट में वो ध्यान क्या देंगे। तो डिफिकल्टी फॉर द वोटर्स टू अंडरस्टैंड सिस्टम व्हिच इज कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू लो लिटरेसी स्केल इन द कंट्री। हमारी कंट्री में क्या थी, लिटरेसी रेट काफी कम थी और ऐसे लोगों को हम ये बोले कि भैया देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देके आना है आपको, बेचारे समझेंगे ही नहीं। और फैक्ट ये है हमारी कंट्री में कि अभी भी कितने लोग वोट डालने जाते हैं जबकि तो ईवीएम है, तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं वोट गलत देता है, मतलब वोट गलत डाल के जाते हैं वो लोग, या तो किसी को डालेंगे किसी और को डाल दिया या फिर उनका वोट ही कैंसिल हो गया, इस तरीके से किया उन्होंने 5 बटन दबा दिया, ठीक है। तो अभी भी हमारे यहाँ पे उतनी लिटरेसी सिस्टम नहीं है जितना होना चाहिए। अगला है अनसीटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम टू मल्टीप्लाई पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू इनएबिलिटी इन गवर्नमेंट। दूसरा ये बोला गया कि अगर हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रख दिया और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम रख दिया तो यहाँ पे इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इतने सारे ग्रुप हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, उन सभी के लोग मिलकर एक कंट्री को कैसे चलाएंगे, हर किसी की अपनी अपनी डिमांड होगी, पूरी कंट्री का भी रन ही नहीं कर पाएंगे। तो इन 2 समस्याओं को देखते हुए हमने इनको नहीं अपनाया। आगे है एडिशनली द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज द फॉलोइंग डिमेरिट्स। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कुछ खराबियां हैं। पहला, हाईली एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा आता है। इट डज नॉट गिव एनी स्कोप फॉर ऑर्गेनाइजिंग बाई इलेक्शंस। इसमें कोई स्कोप नहीं है किसी भी जगह पे दोबारा इलेक्शन कराने का, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार में पूरा सिस्टम समझ जाएगा, क्योंकि वही वोट आगे वाले को ट्रांसफर होता चला जाता है, तो बाई इलेक्शन तो कभी होंगे ही नहीं यहाँ पे।
बाई इलेक्शन क्या होता है, जब किसी एक जगह पे किसी कारणवश दोबारा से इलेक्शन कराया जाता है तो उसे बोलते हैं बाई इलेक्शन। दोबारा इलेक्शन कैसे होता है कि कोई गड़बड़ी हुई तो, कोई मर गया तो, या फिर किसी ने रिजाइन कर दिया तो उस केस में, ठीक है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो वो हो ही नहीं सकता। अगला है इट एलिमिनेट इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब वो होगा क्या, जब एक ही इंसान को वोट देना है तो वो इंसान भाग भाग के जाके अपना प्रचार करेगा कि भैया मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, तो वो कांटेक्ट में आएगा आम लोगों से। लेकिन जब उसको मालूम है कि भैया लिस्ट बनेगी, उसमें नंबर लिखा जाएगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसका भी नंबर आ ही सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो घर घर जाके प्रमोशन करने में बिलीव ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्हीं का नाम जाना है, उन्हीं में चुना जाना है। बस रैंक में फर्क आएगा कि किसको पहली प्रायोरिटी दी गई, किसको सेकंड प्रायोरिटी दी गई। इसीलिए इस सिस्टम में क्या होता है, पब्लिक के और जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच कॉन्टेक्ट ब्रेक होता है, दैट्स व्हाई इसको नहीं लिया गया। इट प्रमोट माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट। तो ये बेसिकली क्या करता है, प्रमोट करता है माइनॉरिटी थिंकिंग को एंड ग्रुप इंटरेस्ट को। मतलब छोटे छोटे ग्रुप होंगे ना, उनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, हर एक ग्रुप के पास अपने पॉपुलेशन के बेसिस पर क्या होगा, वोट लेने का राइट होगा, मतलब इतने लोग उनके पास आएंगे। तो दोबारा देखिए, माइनॉरिटी थिंकिंग का मतलब होता है कि अलग अलग ग्रुप जो सोचते हैं उनकी एक तरीके से इंडिपेंडेंट सोच हो सकती है, और जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनके इंटरेस्ट डेवलप हो सकते हैं। यानी कोई कहेगा कि हमें अलग इंडिया का अलग पार्ट अपने अंदर लेके आना है ना, अलग बनाना है, वो सब कुछ चीजें डेवलप हो सकती हैं। तो क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? नो सर। सर ओके, दिख रही है सर। विजिबल है, ठीक है। अगला देखिए, इट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीजेस दैट ऑफ वोटर। इसमें होगा ये कि अगर हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो पार्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, वोटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि तो वो वोटर, इस केस में होगा क्या, वोटर्स के पास ऑप्शन फिक्स होंगे कि भाई इन्हीं को वोट करना है, और वोटर किसी को वोट करके आए, अगर वो सभी लोग एक ही पार्टी बना लेते हैं कॉमन, क्योंकि देखो हर किसी को मालूम है कि कुछ एसटी के लोग चुने जाएंगे, कुछ एसटी के लोग चुने जाएंगे, और कुछ बाकी लोग हैं और उन्हीं को वोट मिलने वाला है। तो इसमें होगा क्या, पार्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी और वोटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वोटर चाहे किसी को वोट देके आए, है ना, तो उनको वोट मिल ही रहा होगा, वोट मिलेगा तो वो जीत ही जा रहे होंगे। हालांकि नॉर्मल में भी जीतते हैं, लेकिन नॉर्मल में ये होता है कितने ही लोग खड़े होते हैं, लेकिन उस केस में ये होगा कि उनकी वैल्यू घट रही होगी वोटर्स की, और किसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनकी। अगला है ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस। तो राज्यसभा की हाउस का ईयर होता है 6 ईयर, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, हट जाते हैं। और ये परमानेंट हाउस है, टेन्योर परमानेंट है, इसका लगातार चलता रहेगा। नॉर्मली 6 ईयर्स मानते हैं हम लोग, हालांकि ये लिखा हुआ नहीं है 6 ईयर्स, और मैं इसको जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है, आप लोग जानते भी हो। हाँ जी बोलिए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, हाँ जैसे यहाँ से राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं, हाँ, तो सर वहाँ का क्या सिस्टम है? लेजिस्लेटिव काउंसिल का अभी हम पढ़ेंगे। स्टेट वाली बात करो ना, स्टेट वाली सर यस सर बताएंगे अभी, ठीक है, वो आएगा, अलग से आएगा। अभी कंफ्यूज मत करो, तो बहुत सारे लोग घूम जाएंगे ना। अभी इसी पे रहो, अभी राज्यसभा पे रहिए। राज्यसभा में देखो हर 2 साल के बाद 1/3 लोगों का टेन्योर पूरा होता है। उनका टेन्योर 6 साल का ही होता है, 6 साल का टेन्योर होता है, ऐसा नहीं कि 2 साल का टेन्योर, 6 साल पूरे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो चेंज हो जाते हैं। और ये बस इतना ही पढ़ना है आपको। अगला है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा 5 साल नॉर्मली, बीच में कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ गया तब भी ये लोग हट सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली टेन्योर कितना है, 5 साल का है। अगला है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो ये चीज क्या है ना, बहुत कॉमन है, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। जो चीज काम की होगी वहां पे मैं टाइम लूंगा आराम से। तो अगला है क्वालिफिकेशन क्या है, तो वही है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एज होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, दिमाग से मतलब बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए,
वो सब कुछ। तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओथ जो लेगा वो ओथ लेनी पड़ेगी इसको, है ना, फेथ और एलिजेंस वाली जो पहले ले रहे थे वही, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखनी है, 30 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए राज्यसभा के केस में, और 25 ईयर एज होनी चाहिए लोकसभा के केस में, और वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, द पार्लियामेंट लेड डाउन द फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है कि देखो, एट ए टाइम में कोई भी इंसान एक, पहले ये था कि अगर किसी पर्सन को पार्लियामेंट के अंदर जो वोटिंग वगैरह होती थी लोकसभा के अंदर उसी जगह का रेजिडेंट होना चाहिए, बाद में इसको हटा दिया गया। आज के टाइम में कोई भी इंसान कहीं भी का भी रेजिडेंट हो सकता है। राज्यसभा के लिए भी पहले तो ये था, मान लो यूपी का है तो यूपी से ही चुना जाएगा, ठीक है, एमपी का है तो एमपी से ही चुना जाएगा, उस स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए था, अभी वो चीज हटा दी गई है। दूसरा है, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब वो स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी स्टेट से वो मेंबर बिलोंग करता है तो वो वैलिड माना जाएगा। इसीलिए आज के टाइम में लोग देखते हैं कोई यूपी से आके एमपी में इलेक्शन लड़ लेता है, कोई एमपी वाला राजस्थान में लड़ लेता है, वो अलग अलग जगह पे लड़ सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे उसको अयोग्य माना जाएगा? अगर वो कहीं पर भी जॉब पर है, कोई प्रॉफिट वाले ऑफिस में है तो डिस्क्वालीफाई। कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड बोला हो, अनसाउंड माइंड मतलब वो मेंटली स्टेबल नहीं है, पागल वागल, ठीक है। डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट वगैरह हो, या फिर नॉट अ इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन ना हो, म्यूट रखिए, ठीक है। इंडियन सिटीजन नहीं होने का मतलब ये होता है कि उसके बाद किसी और कंट्री की मेंबरशिप हो उस केस में, या फिर उसने खुद ने मेंबरशिप छोड़ दी हुई हो, या फिर पार्लियामेंट ने उसको बोल दिया हो कि भैया तुम लड़ने के लायक ही नहीं हो। तो इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया हैं जो उसे बताती है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो, जब वो किसी केस में गिल्टी फाउंड किया गया हो, करप्ट हो, उसके अलावा उसे पनिशमेंट मिली हुई हो मोर देन 2 इयर्स जेल के थ्रू, मतलब वही किसी भी केस में, और ही मस्ट नॉट हैव फाइल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस, उसने अपने इलेक्शन का खर्चे वर्चे ब्यौरा ना दिया गया हो तब भी। He must not have any interest in government contracts, works of services, मतलब अगर गवर्नमेंट में काम करने की उसकी इच्छा ही ना हो तब। इसके अलावा he must not be director और मैनेजिंग एजेंट और not hold any of the profit, यानी किसी तरीके से गवर्नमेंट के फील्ड में, ना ही प्राइवेट फील्ड में कहीं पे भी प्रॉफिट ना ले रहा हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट में आगे प्रॉफिट और ले सकता है। इसीलिए अगर वो गवर्नमेंट के लिए डिसलॉयल हो, करप्ट हो, तब भी नहीं। या फिर उसे ब्राइबरी या फिर एनिमिटी, इस केस में कभी कन्विक्ट किया गया हो, कन्विक्ट यानी कोर्ट में लेके गए हो, तब भी नहीं। या फिर उसने डाउरी ली हो, अनटचेबिलिटी को मानता हो, इन सभी चीजों को मान रहा होगा, तब भी उसको क्या करा जाएगा? डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यानी कहने वाली बात यह है कि किसी मिनिस्टर के घर में मैरिज कर लो, वो डाउरी ले तो उसका वीडियो बनाओ, नेट पे डालो, क्योंकि डाउरी लेना डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकती है उसकी, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ऑफिशियली तो लिखा हुआ है ये, ठीक है। अगला है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के ग्राउंड पे कैसे डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा चीज है। इसका मीनिंग क्या होता है समझ लो, कि जैसे हमने देखा होता है ना, कभी कभी क्या होता है, एक पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो गवर्नमेंट पहले क्या होता था, बहुत ही जल्दी लोग क्या करते थे, किसी दूसरी पार्टी में चले जाया करते थे। मान लीजिए एंड में जरूरत पड़ी एक आध दो मिनिस्टर, एक आध दो एमएलए एमपी की, तो उन्होंने क्या कर लिया, फटाफट से अपने पार्टी चेंज कर ली उस चीज को रोकने के लिए। इसके लिए पूरा हम लोग पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस ये है कि 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके लिए ये बात बोली गई है, इफ ही वॉलंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस, इसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो इलेक्शन जीता था उसे वो गिव अप यानी छोड़ दे। If he votes and absent from voting in the house of contrary to any direction given by his political party, अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से लीडर ने बोला है कि आओ और वोटिंग करो, लेकिन वो नहीं आता है वोटिंग करने, इस बेसिस पर भी उसको हटाया जा सकता है। लेकिन भैया अगर कारण सही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो जानबूझकर वोटिंग करने नहीं आया है तो उसको हटा दिया जाएगा। इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई इंडिपेंडेंट जीता हुआ पर्सन कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उस केस में उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। इफ एनी नॉमिनेट मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ,
ठीक है, 6 महीने के बाद कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा। तो कौन से मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है ये कौन डिसाइड करता है, अगेन राज्यसभा और लोकसभा। जैसे कि हर बार हम जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा फिर कोई भी ग्रुप ये बोलता है कि हम ही डिसाइड करेंगे, लेकिन घूम फिर के एंड में कौन आता है, कोर्ट आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं 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 मैं देखूंगा, जुडिशियल रिव्यू तो मैं करूंगा। तो वही चीज यहाँ पर है। In 1992, the Supreme Court ruled that the decision of the chairman, speaker in this regard is subject to judicial review। और उसने फाइनली बोल दिया कि भैया हम देखेंगे, हम हैं बड़े भाई, तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो आप ये समझिए कि मोस्टली हर चीज का जुडिशियल रिव्यू हो ही सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हर जगह आपके वहां पे डिसीजन दे ही सकती है, तो कोई भी चीज नहीं है जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू ना कर पाए। अगर कोई स्पेशल केस होगा तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी और कोई नहीं है। अगला है वैकेंटिंग, मतलब वैकेंट सीट कैसे वैकेंट होगी, अगर सीट वैकेंट होने वाला खाली कैसे होगी। अगर किसी मेंबर के पास ड्यूअल मेंबरशिप है, मतलब लोकसभा का मेंबर भी बन गया, राज्यसभा का भी मेंबर बन गया, तो उसमें से किसी एक हाउस की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में नहीं हो सकता, इसी के लिए एक्ट बनाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। If a person is elected to both the houses of parliament, he must intimate within 10 days in which house he desires to serve। 10 दिन बताना पड़ेगा कि किस हाउस में रहोगे। In default of such intimation, his seat in the Rajya Sabha become vacant। राज्यसभा वाली सीट वैकेंट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा के लिए तो उसने मेहनत करी है ना, इलेक्शन जाके फाइट किया, प्रचार किया, इसलिए राज्यसभा वाली सीट वैकेंट मानी जाती है। If a sitting member of one house is also elected to the other house, his seat in the first house became vacant। कोई पहले एक हाउस का मेंबर था, दूसरे हाउस चुन लिया गया, तो सिंपल सी जब दूसरे हाउस चुना गया होगा तो उसने अपनी विलिंगनेस दिखाई होगी ना, उसने अपनी इच्छा बताई होगी ना कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इसलिए पहले वाली जो हाउस थी उसकी सीट क्या मानी जाएगी, वैकेंट मानी जाएगी। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन अ हाउस, अब एक ही हाउस 2 सीटों का मेंबर बन गया वो, मतलब जैसे मोदी जी है, वाराणसी से भी जीत जाए, अयोध्या से भी जीत जाए, 2 जगह से जीते, he should exercise his option for one। वो एक को चुनेगा, अदरवाइज वो सीट बिकम वैकेंट। अगर नहीं चुनी तो दोनों से हटा दिया जाएगा उसको। तो इसीलिए जब भी कोई इंसान या फिर बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता है, अगर डर होता है थोड़ा बहुत, तो 2 सीट से लड़ता है। हालांकि जरूरी नहीं हर बार डर ही हो, कभी कभी सेफ्टी के पर्पज से भी वो 2 जगह से लड़ता है, जिससे उसे लगता है कहीं ना कहीं तो जीत ही जाएंगे, और जरूरी नहीं है दोनों जगह जीत जाते हैं, मोदी जी है जैसे। अगला है सिमिलरली पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसे ही कोई भी इंसान पार्लियामेंट और स्टेट की जो विधानसभा होता है ना, तो मेंबर नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। इफ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड, हिज सीट इन पार्लियामेंट बिकम वैकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 डेज। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे पार्लियामेंट वाली सीट वैकेंट मानी जाएगी अगर 14 डेज में उसने स्टेट लेजिस्लेचर वाली सीट नहीं छोड़ी तो। मतलब स्टेट वाली सीट नहीं छोड़ी तो पार्लियामेंट वाली सीट गई, जबकि पार्लियामेंट बड़ी चीज है एज कम्पेयर टू स्टेट। ठीक है, अगला है डिस्क्वालिफिकेशन और कैसे हो सकती है। इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन दिया हुआ है कि ये कारण है, अगर कोई इसमें आता है तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, और कोई भी पर्सन उसमें आता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगली चीज है वैकेंट कैसे होती है, अगर कोई रिजाइन कर दे अपनी सीट से। रिजाइन किसको करेगा, वही राज्यसभा में चेयरमैन को और लोकसभा में स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया उसने, तो वो सीट खाली। अगला है अब्सेंस, लगातार वो अब्सेंट बना हुआ है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, कितने तक, 60 डेज तक। 60 डेज है 2 महीने। ठीक है, किसी भी मीटिंग में नहीं आया, कोई भी बात नहीं सुन रहा, ना बताया हुआ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो उस केस में भी उसकी सीट क्या मानी जाती है, वैकेंट मानी जाती है। अदर केसेस क्या क्या है, उसके वोट को ही, मतलब उसके इलेक्शन को ही वॉइड कर दिया जाए, बोले कि भैया गलत तरीके से वोट जीत कर आया था, खत्म, उसको हाउस से निकाल दिया जाए। ठीक है, अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, उस केस में उसकी सीट खाली हो जाएगी, या फिर उसको गवर्नर बना देते हैं कहीं भी स्टेट का, तभी उसकी सीट क्या होगी, खाली हो जाएगी। तो ये वो सारे तरीके थे जिसके थ्रू किसी पर्सन की सीट खाली हो जाती है। अगला है ओथ और अफर्मेशन। ओथ कैसे लेते हैं, तो हमने पढ़ा था, every member of either house of parliament before taking his seat in the house has to make and subscribe to an oath or affirmation
बिफोर द प्रेसिडेंट और सेम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। या तो प्रेसिडेंट दिलाएगा ओथ या फिर प्रेसिडेंट ने जिसको अपॉइंट किया होगा वो पर्सन ओथ दिलाएगा। ठीक है, ओथ क्या है वही जो हमने पहले पढ़ी थी, टू बियर ट्रू फेथ एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फेथफुल डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही इज अबाउट टू एंटर, मतलब वो सब कुछ जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं वही सब कुछ ओथ दिलानी है, कॉमन होती है सभी की। Unless a member take the oath, he cannot vote and participate in the proceedings. जब तक वो oath नहीं ले लेता तब तक वो proceedings में participate नहीं कर सकता है। Of the house and does not become, तो इसके आगे वाला तो गायब हो गया, एक सेकेंड रिफ्रेश हो रहा है, मे बी अभी विजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मतलब इसके आगे मतलब ये बोला जा रहा है कि जब तक वो हाउस के अंदर ओथ नहीं लेता है तब तक वो कहीं पे भी जो वोटिंग होगी ना हाउस के अंदर, उस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वोटिंग में वोट नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर कोई से क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और ये देखिए जो अन्य एक्टिविटी है जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई थिंक कुछ इश्यू हुआ है तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे का ब्लैंक आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा इस चैप्टर की, और वैसे भी हो गया हमारा टाइम भी, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, और अब सभी लोग रेगुलर ज्वाइन करिए, जब भी क्लास होती है ज्वाइन करिए क्योंकि हम लोग थोड़ा कंटेंट आगे बढ़ा रहे होंगे। सर हाँ जी, सर व्हाट अबाउट टुमारो संडे? हाँ बताया ना, संडे का कल टाइम टेबल दे दिया मैंने, ग्रुप पे डाला। ओह सॉरी सर। ठीक है, ग्रुप पे डाल दिया। ठीक है, ओके, और कोई डाउट तो किसी का? सर सभी लोग सर हाँ जी, क्या सभी लोग 7 से 8 क्लास का वो कर सकते हैं, 7 से to 8? हाँ सभी लोग साढ़े सभी 9 लोग से सभी साढ़े लोग 10। मोस्टली इंग्लिश वालों के लिए है। हाँ इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश में रैंकर ओके बैच। सर। सर ठीक है, मैंने सोचा कि सुबह वाला नहीं करना है और 9 बजे वाला करना है। नहीं नहीं दोनों कर ठीक है दो, दोनों कर लीजिए ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये सब कुछ। ठीक है, ओके देन थैंक यू, मिलते हैं।